लेक्चर सीरीज का ये 50वां लेक्चर हो रहा है। अर्थात मेरे लेक्चर की हाफ सेंचुरी बन रही है और ये गोल्डन जुबली है मेरे लेक्चर की। आज हम प्लेट टेक्टोनिक्स और उससे पर आधारित ज्वालामुखी और भूकंपीय घटनाओं पर चर्चा करेंगे। अगर हम विश्व मानचित्र पर देखें तो ज्वालामुखी और भूकंपों की तीन स्पष्ट पेटियां, 3 डिस्टिंक्ट बेल्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज पाई जाती हैं। पहली पेटी है सरकम पैसिफिक बेल्ट, परिप्रशांत महासागरीय पेटी, जिसे हम प्रशांत महासागर का ज्वालामृत भी कहते हैं, पैसिफिक फायरी रिंग कहते हैं। दूसरी पेटी है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, मध्य महाद्वीपीय पेटी। तीसरी पेटी है मिड अटलांटिक बेल्ट, मध्य अटलांटिक महासागरीय पेटी। इसके अलावा कुछ छिटपुट भूकंपीय क्षेत्र और ज्वालामुखी क्षेत्र भी हैं, जिनकी व्याख्या प्लेट टेक्टोनिक्स के आधार पर नहीं हो पाती है। इनको हम कहते हैं इंट्रा प्लेट अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक रीजन्स। इस पर हम आगे चलकर प्रकाश डालेंगे। अब हम ये देखते हैं कि ये ज्वालामुखी क्रियाएं या उनसे संबंधित भूकंपीय घटनाएं प्लेटों के किनारे वाले भागों में ही होती हैं। तो पहला हम उदाहरण लेते हैं जहां पर दो प्लेटों का अभिसरण होता है। देयर इज ए कन्वर्जेंस ऑफ 2 प्लेट्स। अर्थात ज्वालामुखी और भूकंपीय क्रियाएं कन्वर्जेंस बेल्ट के सहारे होती हैं। हम उदाहरण लेते हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट का। तो अमेरिकी प्लेट का प्रशांत महासागरीय प्लेट के नीचे क्षेपण होता है, सबडक्शन होता है, और ये जो भाग सबडक्ट होकर के नीचे जाता है वो 100 किलोमीटर की गहराई पर पहुंचने पर अत्यधिक ऊष्मा के कारण, अत्यधिक हीट के कारण पिघल जाता है और मैग्मा बन जाता है। एक चीज आप जान लें कि ज्वालामुखी क्रिया के समय मैग्मा को ऊपर लाने के लिए कुछ प्रकार के फोर्स, बल की आवश्यकता होती है। तो जहां पर महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों का अभिसरण होता है और क्षेपण मंडल बनता है, वहां पर सागरी जल रिस करके नीचे चला जाता है और वहां पर वो स्टीम में परिवर्तित हो जाता है। और जब ये स्टीम बहुत अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाती है तो तेजी से ये मैग्मा को ऊपर धकेलती है। द स्टीम पुशेस मैग्मा अपवर्ड, और जिस कारण ये बड़ी विस्फोटक रूप में ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है। तो परिप्रशांत महासागरीय मेखला में जितने ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं वो विस्फोटक प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस। और चूंकि ये क्रियाएं तीव्र गति से होती हैं, इसलिए भूकंप भी अधिक परिमाण वाले होते हैं, हाई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक्स अकर, क्योंकि इनका जो उत्पत्ति केंद्र होता है, फोकस होता है, भूकंप मूल, वो काफी गहराई में होता है। तो एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन एंड डीप फोकस सीस्मिक एक्टिविटीज, गहराई वाले भूकंप मूल से वाली भूकंपीय घटनाएं परिप्रशांत महासागर मेखला के सहारे होती हैं। अब हम देते हैं प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग अर्थात एशिया के पूर्वी किनारे पर, जो फिलीपाइंस, कमचटका, फिलीपाइंस, जापान होते हुए पूर्वी द्वीप समूह तक चली जाती है। और यहाँ पर भी 2 प्लेटों का अभिसरण होता है, लेकिन ये दोनों प्लेट महासागरीय प्लेट होते हैं।
बोथ द प्लेट्स आर ओशनिक प्लेट्स और यहाँ सबडक्शन जोन होने के कारण सक्रिय ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं और भूकंपीय घटनाएं भी होती रहती हैं। और ये ज्वालामुखी क्रियाएं भी विस्फोटक प्रकार की होती हैं और तीव्र भूकंप आते हैं, और जिस कारण जो है, चूंकि सागरीय क्षेत्र में द्वीपों से संबंधित है, इसलिए तीव्र सुनामी भी उत्पन्न होती है। 1883 ईस्वी में क्राकाटाओ द्वीप पर इतना तीव्र गति से ज्वालामुखी क्रिया हुई थी कि द्वीप का 2/3 भाग आकाश में उड़ गया था और इतनी तेज सुनामी आई थी कि जावा के किनारे पर 36,000 लोगों की जान चली गई थी 1883 में। फिर इसी तरह से आपको जापान की सुनामी अभी याद होगी, 2013 में संभवतः आई थी, जो मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन संभवतः 2013 में आई थी, जिसमें कितना विनाश हुआ था। अब हम लेते हैं मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। ये जो है आल्प्स पर्वत से होती हुई हिमालय की श्रृंखला तक चली जाती है पूरब में, लेकिन आल्प्स और हिमालय के सहारे ज्वालामुखी क्रिया नहीं होती है, भूकंप आते हैं। कारण इसका यह है कि आल्प्स और हिमालय पर्वत दोनों वलित पर्वत हैं, जिसमें चट्टानों की मोटाई हजारों मीटर है। यही कारण है कि मैग्मा ऊपर नहीं आ पाता है और ज्वालामुखी क्रिया नहीं होती। लेकिन चूंकि यहाँ सबडक्शन जोन है, यानी यूरेशियन प्लेट के नीचे अफ्रीकन और इंडियन प्लेट का सबडक्शन होता है, जिस कारण तीव्र डीप फोकस अर्थक्वेक्स आते हैं। तीसरी मेखला हम लेते हैं, और ये देखिए मध्य महासागरीय मेखला का एक उप शाखा जो है अफ्रीका के पूर्वी भाग से होके भी गुजरती है, जहां पर ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के सहारे ज्वालामुखी क्रियाएं और भूकंपीय घटनाएं होती हैं। तीसरी मेखला है मिड अटलांटिक बेल्ट, जहां पर भूकंप और ज्वालामुखी दोनों क्रियाएं होती हैं। यहाँ पर दोनों महासागरीय प्लेटों का अपसरण होता है। मध्य अटलांटिक कटक के सहारे दो प्लेट विपरीत दिशाओं में पूर्व और पश्चिम की तरफ जाते हैं, जिस कारण ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का निर्माण होता है और नीचे दबाव कम हो जाने के कारण चट्टान पिघल जाती है और मैग्मा के रूप में ऊपर लावा बन के आती है, जो जम करके बेसाल्ट बन जाती है। तो चूंकि प्लेटों का अपसरण मंद गति से होता है, इसलिए यहाँ पर दरार बनती है, फॉल्ट बनती है, इसलिए दरारी उद्भेदन होता है। देयर इज ए फिशर टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, और ये मंद गति से होता है। धीरे धीरे मैग्मा ऊपर लावा के रूप में आता है और प्लेट के दोनों किनारों पर जमता जाता है। और यही कारण है कि आइसलैंड के क्षेत्र में आज भी विस्तार हो रहा है। लेकिन एक आश्चर्यजनक चीज आपको मिलेगी, जिसको ठीक से समझना है, कि मिड अटलांटिक रिज से जैसे जैसे हम पूरब या पश्चिम की तरफ जाते हैं, तो ज्वालामुखी क्रियाएं मंद पड़ती जाती हैं और अंततः समाप्त हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि मैग्मा का सप्लाई सोर्स यानी आपूर्ति क्षेत्र जो है वो तो रिज है, मिड अटलांटिक रिज है। जब प्लेटों का अपसरण होता है तो ये विपरीत दिशाओं में जाते हैं, जिस कारण इनकी सप्लाई नहीं हो पाती है मैग्मा की, इसलिए वो मंद पड़ते जाते हैं और अंततः डॉर्मेंट हो जाते हैं। और ये मेखला आइसलैंड से प्रारंभ होकर के अंटार्कटिका तक पहुंचती है। अब इन तीन मेखलाओं के अलावा कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर ज्वालामुखी और भूकंप की घटनाएं होती रहती हैं, जैसे प्रशांत महासागरीय प्लेट पर अवस्थित हवाई लैंड और उसके समीपी द्वीपों पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ये प्लेट टेक्टोनिक्स के आधार पर इनकी व्याख्या नहीं हो सकती है। इसी तरह से
प्रायद्वीपीय भारत पर 500 मिलियन वर्ष पहले बृहद ज्वालामुखी क्रिया हुई थी, जिससे इतना बेसाल्ट का अपवेलिंग हुआ था कि प्रायद्वीप का ये बेसाल्टिक पठार का निर्माण हुआ। इसी तरह उत्तरी अमेरिका में ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा लावा के ऊपर आने के कारण बेसाल्ट के निर्माण से कोलंबिया के पठार का निर्माण हुआ। इनकी भी व्याख्या इसके आधार पर नहीं हो सकती, प्लेट टेक्टोनिक के आधार पर नहीं हो सकती। इसी तरह से प्लेटों के आंतरिक भाग में भी भूकंप आते हैं और इन भूकंपों की व्याख्या करना प्लेट टेक्टोनिक पर संभव नहीं होता है। जैसे 2001 में गुजरात का भूकंप, भुज का भूकंप, महाराष्ट्र में लातूर का भूकंप, कोयना भूकंप, इनकी व्याख्या प्लेट टेक्टोनिक्स के आधार पर नहीं हो पाती है। और अब प्लेट टेक्टोनिक्स के आधार पर एक अभिनव अति नूतन घटना का हम जिक्र करते हैं कि 26 दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में एक भयंकर सुनामी आई थी। क्यों ये उत्पन्न हुई थी कि वहां पर इंडियन प्लेट का बर्मीज प्लेट के नीचे छेपड़ हो रहा था। 2400 किलोमीटर की फॉल्ट बनी थी, जिसमें 1200 किलोमीटर की लंबाई में फॉल्ट एक्टिवेट हो गई और इंडियन प्लेट जो है वो 10 मीटर नीचे चला गया बर्मीज प्लेट के। नतीजा क्या हुआ कि बर्मीज प्लेट जो है सागर तली से 10 मीटर ऊपर उठ गया। 10 मीटर ऊपर उठने का मतलब सागरी जल भी 10 मीटर ऊपर उठ गया, जिस कारण इतनी भयानक सुनामी आई थी जिसने दक्षिणी पूर्वी एशिया में तबाही मचाई और भारत में भी तमिलनाडु कोस्ट पर, उड़ीसा कोस्ट पर, आंध्रा कोस्ट पर हजारों लोग काल कौलित हो गए थे, मर गए थे इसके वजह से। तो ये जो भूकंप आया था वो 9 मैग्नीट्यूड का था रिक्टर स्केल पर, और सुनामी जनिक जो अर्थक्वेक होते हैं वह 7 मैग्नीट्यूड के होते हैं। सुनामी जनिक अर्थक्वेक का मतलब कि वह परिमाण वाला भूकंप जिसके आने पर सुनामी की वार्निंग, चेतावनी इशू कर दी जाती है। लेकिन यह जो प्लेट का जो अब सबडक्शन हुआ है, ये भी जो है मुख्य प्लेट से अलग होकर के सब प्लेटों के सबडक्शन के कारण हुआ है और ये सुनामी आई हुई थी। तो इस तरह से प्लेट टेक्टोनिक्स के आधार पर विश्व के करीब 90% ज्वालामुखी क्रियाओं और भूकंपीय घटनाओं की व्याख्या तो हो जाती है, लेकिन इंट्रा प्लेट भूकंपों और ज्वालामुखी क्रियाओं की व्याख्या नहीं हो पाती है। नमस्कार।